एनसीईआरटी बैच आपके 1000 क्वेश्चन ऐसे जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन मतलब कि मान लो इसका 110% 10 से 15% पेपर फंस जाएगा आपके। एनसीईआरटी बैच सभी बिहार परीक्षा के लिए ये आपकी सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो डोंट वरी मेरे भाई। बस करना है ये कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मेरे भाई चित्तरंजन दास थे। इसी के आने के बाद 1923 में इन्होंने 1 जनवरी को स्वराज पार्टी की स्थापना में तो फंस गए, फिर भी आपके पास आंसर नहीं आया। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनना फोकस करके। बहुत वीडियो देखिए, बहुत आपको बहुत सारे लोगों ने करवाया है ना रीजनिंग। एक्चुअली देखो पेपर का डिमांड कैसे, वो हलवा क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, समझे। तो अब देखो कैसे कहते हैं जो मैंने रिकेट्स आपको बताया और ओस्टोमृदा, जो ये अस्थि जो मृदा होती है, जो बोन्स कमजोर हो जाते हैं, अब बच्चों में होते हैं ओस्टोमलेशिया। समझ आ रही है मेरे भाई, ये होता है एक्चुअली में पढ़ाई, समझे भाई बेटा। नमस्ते साथियों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग बेहतर होंगे। अगर आप बीपीएससी के अंदर में जो एडीओ का वैकेंसी आया है, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके प्रीवियस पेपर को देखो कि एक्चुअल में प्रीवियस में कैसे है। इसकी वैकेंसी 2 बार इससे पहले आ चुकी है, एक 2023 में, एक 2017 में। भाई इसके जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, आपको पूरे यूट्यूब पे और नेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथी ने ये एग्जाम दिया था तो उसी से मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया है। तो एक पॉइंट याद रखना, इस वीडियो के बाद आपको अपने प्रिपरेशन का एक नजरिया पता चलेगा कि एईडीओ में आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने एग्जाम को या जॉब को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को देखना, वरना छोड़ देना मेरे भाई। ये मत देखना सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम है, बट आपके सामने जो भी चीज आ रहा है एक ऑथेंटिक मटेरियल आ रहा है। एसएसपी शिक्षा पर आपको वो चीज मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं, पिरामिड में बात करते हैं कैसा है। सबसे पहले इसके रीजनिंग के ऐसा खतरनाक क्वेश्चंस, भाई मैं हिल गया कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। आप सभी का स्वागत है एसएसपी शिक्षा पे। तो भाई आप लोग नए हो तो भैया अपना छोटा सा प्यार बरसा दो और सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो यहाँ पे बीपीएससी 2017 और 23 में ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस लगेगा आपको बहुत आसान है, बट एक पॉइंट देखो क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी निश्चित गुड जो है आपके, ये पिकले को ये लिखा गया है और फॉर्चून को ये लिखा गया है, उसी तरह से परफ्यूम को क्या लिखा जाएगा। तो अब ये बताओ, आप तो बहुत लोग सोचेंगे कि भाई पी यहाँ पे 7, यहाँ पे पी वहां पे, तो ये 7 से शुरू हो जाएगा। फिर आपने देखा ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने देखा आर यहाँ पे, आर इधर है, इधर वाले में आर है तीसरे नंबर का, तो ये 9 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। इतने दूर तक तो बहुत आसानी से जाओगे, लेकिन आपका 2 मिनट खत्म हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनो। ये चीजें हो गई, चलो हमने आर तक कर दिया। एफ देखते हैं, एफ कितने नंबर पे है। देखो एफ 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 आपके पहला, तो पहला कितना 6, चलो ठीक है डन आ गया। यू कितना आ रहा है आपके, यू आएगा 21 पे, 21 पे। अब 21 का कैसे करोगे भाई, तो 21 तो कहीं पे है ही नहीं, काम यहीं पे खराब हो गया। चलो M14, ये M भी आपका कहीं पे खराब हो गया। ई ई ई ई ई, चलो 5 यहाँ पे और यहाँ पे ई जो है 5, चलो ये चीजें 5। आप ये देखो 75 96, देखो 75 96 75 96 75 96 75 95, चलो ये ऑप्शन काट दिया। एटलीस्ट 3 ऑप्शन में तो फंस गए, फिर भी आपके पास आंसर नहीं आया। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनना फोकस करके। बहुत वीडियो देखिए, बहुत आपको बहुत सारे लोगों ने करवाया है ना रीजनिंग। एक्चुअली देखो पेपर का डिमांड कैसे, वो हलवा क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, समझे। तो अब देखो कैसे, तो ये फॉल्स हो गया, आपका कहानी खत्म। अब देखो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, अब इस लॉजिक से आपका आंसर निकल के आएगा मेरे भाई। सबसे पहले देखो P जो है कितने नंबर पे होता है, P आपके कितने पे होता है, 15 पे, 16 पे। ये बताओ, ये देखो आपके सामने ये जो P है आपके सामने कितने, 16 नंबर पे। तो चलो भाई अभी बहुत ट्रिक बताऊं आपको। P 16 पे है, कितने पे, P आपके 16 पे। 1 और 6 का जोड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। I कितने पे होता है, I 9 पे होता है। आपके K कितने पे होता है, 11 पे होता है। कितने पे, 11 है ना। K कितने पे होता है, 11 पे। तो चलिए भैया 11, 1 और 1 को जोड़ा तो कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। तो देखो 7 9 2, फिर L कितने पे आता है, L आपके पास 12 पे आता है। अगर 1 और 2 को जोड़ो तो कितना आएगा, 3, आपका 3, E 5 पे। समझ आ रहा है आपको, चलो भाई देखते हैं। फिर F कितने पे आता है, 6 पे। O कितने पे आता है आपके पास, O आता है 15, 15 5 1 को जोड़ो कितना आएगा मेरे भाई, 6। R कितने पे आएगा, R आता है आपका 18, 18 में कैसे जोड़ोगे, 1 और 8 को जोड़ो तो कितना आएगा, 9। डन है, 9 भी मिल गया।
फिर आपके पास T20, मतलब T20 20 को कैसे जोड़ोगे, 20 ये 2, ठीक है भाई, आपके पास 2 आ गया। फिर आपके U कितने पे होता है, U आपके 21 पे, 2 1 को जोड़ो तो कितना आएगा 3। N कितने पे आता है, N आपके पास आता है 14 पे, 4 1 जोड़ोगे 5 1 5 पे। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो P कितने पे आया आपके सामने, P आ गया 16, 16 पे आ गया तो इसको कितना लिख दोगे आप, ये 7, क्योंकि इसे जोड़ दोगे। E कितने पे आ गया 5 पे, R कितने पे 18, 18 का जोड़ दो कितना हो जाएगा 9, और F कितना आता है, ये आपके पास 6, U कितना आएगा, U आएगा 21, तो मतलब हो जाएगा ये आपके पास 3। फिर M कितने पे आता है, M आता है MN, तो 13 पे आता है यहाँ पे M, तो M आता है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, E 5। अब चेक करो भैया, ये 7 5 6 9 3 4, मेरे भाई देखो यहाँ पे किसमें है आपके पास 8 आ गया, बट हमें 4 चाहिए, तो इस यूनिट पे देखो ये नहीं है ये नहीं है ये, तो ये आपका आंसर ये हो गया। आपने देखा कैसे क्वेश्चन है, आपके सामने हलवा सा क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा देते हैं, आप भी खुश हो जाते हो भाई इसमें तो एग्जाम निकल गया। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। लॉजिक देखा आपने कि 2 मिनट आपका किल हो सकता है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ऐसे इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, पेपर आपने 110% निकलेगा, चाहे बिहार एसएससी का जो अभी सीजीएल 4 आया वो भी। बस आपको एक काम करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अब ये ट्रिक आपके सामने मैं एक लेकर आया हूं, जैसे कि मान लो कभी कभी अल्फाबेटिकल में अपोजिट पूछा जाता है, जैसे A to Z होता है तो उसको आजाद से याद रखोगे, बॉय को बॉय से याद रखो, C से क्रैक्स खाने वाला आता है, ड्यू लगाने वाला आता है, E का मतलब इवन होता है, F का मतलब फुल होता है, G का मतलब जीटी रोड होता है, H का मतलब हाई स्कूल होता है, IR का इंडियन रेलवे होता है, JQ का जंगल क्वीन होता है, केपी का कानपुर होता है, एलओ का लोएन होता है, एमएन का मैन होता है। अब ऐसे देखो तो मेरे भाई ये क्या हो गया, लव, लव का मतलब ये भी मेरे भाई, ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, है ना भाई, जल्दी याद रहेगा। एल के पीछे ओ, वी के नीचे ई, समझ आ रहा है, और नेमिंग तो आपको यहीं पे याद ही है। तो चलो फटाफट से अब आपके सामने प्रीवियस ये आपके साइंस के क्वेश्चंस है, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो अब आपको समझ आएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप जानते हो कि भैया ग्रेजुएशन बेस का फॉर्म है तो क्या मांगेगा, 10th तक का आपका एनसीईआरटी जो कि अपने चैनल पर मिलेगा, और खास करके प्योर एनसीईआरटी बैच भी आने वाली है, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो। कि देखो क्लोरोपिकिन जो है यहाँ पे, क्लोरोपिकिन जो होता है इसका रसायन नाम किसका है, कोयला गैस का, अश्रु गैस का, लाफिंग गैस का, वाटर गैस का। तो मेरे भाई ये देखो, ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्लोरोपिकिन जो होता है उसे कहते हैं आंसू, ये स्रावगन गैस को, किसको भाई, स्राव गैस मतलब आंसू गैस को बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है लाफिंग गैस को, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, देखो इसका उपयोग तो हटाओ, यहाँ पे देखो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका नाम N2 होता है, तो आप ये N2O को कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, समझे, ये पॉइंट याद रखना। वाटर गैस को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कहते हैं, और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले वाटर गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है और हाइड्रोजन गैस का होता है, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये आप क्लोरीन, ये आपके पेपर में आए हुए सवाल है, समझे भाई। इसी तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है, जब जल की बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल क्या कहलाते हैं। ये क्लास 9 के पेपर है भाई, साइंस के, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स है ना भाई, भौतिक विज्ञान। ये कह रहा है अगर मान लो एक ये बोतल है, ये पानी है, इसमें बोतल है, तो बोतल पे जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है वो क्या होता है, तनाव तो नहीं होता, ये वर्षक पानी को दबाव भी नहीं होता, उत्प्लन होता है, मतलब कि ब्यूंसी वाला, क्या कहते हैं, उत्प्लन बल, ब्यूंसी फोर्स। जब भी कभी भी किसी चीज पे नीचे से फोर्स लगता है, जैसे जा रही होती, समुद्र के अंदर में नाव चल रही होती है, नाव नीचे जाता है, पानी भी ऊपर नीचे से फोर्स लगाता है, उसे उत्प्लन बल मतलब ब्यूंसी कहते हैं, ब्यूंसी फोर्स कहते हैं। ये आपके पेपर में आए हुए, और इसी तरीके की बीपीएससी का ट्रेंड ही ऐसा भाई, हमने सारे पेपर देख रखे हैं, समझ रहे हो बात को। तब अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी के कारण भोजन से सारे कैल्शियम निकल जाते हैं, तो वो आप जानते हैं विटामिन सी, खट्टे के लिए B1 ये सब हटाओ, ये आपके पास विटामिन डी है। क्या है मेरे भाई, विटामिन डी। और विटामिन डी की खोज सबसे पहले FG हॉकिंस ने की थी, और विटामिन शब्द का फंक ने दिया था। विटामिन वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक जानते हैं घुलनशील, एक जो घुलनशील नहीं होते हैं, वसा में घुलनशील है, एक पानी में घुलनशील है। जो वसा में घुल जाते हैं वो ADK होता है, और जो पानी में घुल जाते हैं PC होता है। जैसे आप सिट्रिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, ये आप अगर
निचोड़ोगे नींबू तो घुल जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, BC ऐसे याद रखना है। और ये जो KD आता ना, केडी है ना, KD के जो एक एपिसोड आता था तो वो आपके वसा में घुलनशील है। विटामिन डी के प्राकृतिक से सूरज की रोशनी है, मछली, अंडे और मशरूम है। तो एक पॉइंट और याद रखना आपको, विटामिन डी से आपको ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी होती है बच्चों के अंदर में, याद रखना है ना, रिकेट्स होती है बड़ों में। तो याद रखना विटामिन डी जो है ये रिकेट्स जो ना, रिकेट्स ये आपके बड़ों में होता है, ये ओस्टोमलेशिया जो होता है आपके बच्चों में होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के अंदर में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल कहते हैं। रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है, समझे भाई। फिर विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, और कौन सा होता है? बेरीबेरी होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो स्कर्वी होता है। विटामिन सी के कोई भी एक ऐसा स्रोत बता दो जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी का कमेंट चाहिए दोस्त। उसके बाद विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, जो मैंने रिकेट्स आपको बताया, और ओस्टोमृता जो ये अस्थि जो मृदा होती है, जो बोन्स कमजोर हो जाते हैं, अब बच्चों में होते हैं ओस्टोमलेशिया। समझ आ रही है मेरा? ये होता है एक्चुअल में पढ़ाई, समझे भाई। विटामिन क्यू को ये फ्लेकोनोनिन कहते हैं, रक्त का थक्का जमना होता है। अब विटामिन बी2 में होता है राइबोफ्लोविन, जो कि त्वचा का फटना होता है। देखा नहीं, होठ फट जाते गांव में, तलवेल में फट जाते, खेत में जाते हैं, तो मेरे भाई वो विटामिन बी12 के जो आपने राइबोफ्लोविन होते हैं उसकी वजह से त्वचा का फटना हो जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई। विटामिन ए से रेटिनॉल होता है, विटामिन बी से थायमिन होता है, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक होता है, विटामिन डी से कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन के से फाइकोफैलिकोनोमिन होता है, विटामिन बी से राइबोफ्लोविन होता है। ये बात समझ आ गया? तो चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने है। अगला है डीएनए डबल हेलिकल्स। आप जानते हो जो डॉक्टर का साइन होता है, भाई देखो ड्राइंग तो अपना ऐसी है, ये जो डॉक्टर का साइन नहीं होता इस तरीके से जो होता है डॉक्टर का साइन, इस तरीके से, तो इसी के लिए डबल हेलिकल्स ये डीएनए का सिंबल होता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर के लोगो होते हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये अभी जो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डालते छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, आपने देखा 9th 10th के बच्चे हैं वो, उनका एनसीईआरटी क्योंकि फ्यूचर टीचर्स आने वाले बिहार के कैंडिडेट हैं। तो मेरे भाई देखो डीएनए डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की थी? ये की थी मेरे भाई, देखो ये खोज की थी गैर मेंडल ने, तो भाई पी मीटर से की थी, लिंस पॉली ने नहीं। देखो इसका जेम्स वाटसन एंड ग्रीक ने की थी, 1953 में इन्होंने किया था, और इसको 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक ने किया था ये डबल हेलिकल डीएनए का फुल डीएनए। और आरएनए भी आप जानते होंगे जो सिंगल हेलिकल्स होता है आरएनए, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरे भाई? लाइक तो कर दो कम से कम इस वीडियो को। चलो आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये भी आपके जो एयूडीओ के जो आपके बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, बट आगे देखो क्या है मेरे भाई। ये स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये मोतीलाल नेहरू ने की। आप जानते हो यहाँ पे सीआर दास प्लस में यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये कब था? 1 जनवरी 1923 में किया था, और इसमें कितने 40 पार्टी मेमोराइज हुए थे, ये सारे जानते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हो, सरदार की जो वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जनगण मन गाया था, जानते हो ये 52 सेकंड में गाया जाता है पूरा कंप्लीट। वीर सावरकर जो कि आप जानते हो 1857 की क्रांति को विद्रोह बताया था इन्होंने, ठीक है। ये सारी चीजें। अगला मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, जो 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया, और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये आप सबको कंफ्यूजन होगा, वैसे बीपीएससी ने इसका आंसर कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। देखो भाई 1922 में असहयोग आंदोलन निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया जाता है, और उसे 6 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 4 दिया था, 4 दिया था, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कितना है मेरे भाई? ये 6 है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, जब भी कभी भी ऐसे कुछ सहायक शिक्षक या कोई बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चंस गलत होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे 4 आंसर दिया है बीपीएससी ने, बट इसका एक्सप्लेनेशन में जो हमने आपको आंसर बताया ये एक्चुअल में आंसर 6 साल है, ठीक है भाई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। ये बताओ महात्मा गांधी जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से ये कब लौटे थे, ठीक भाई, और उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब चोरा चोरी की घटना होती, लॉर्ड रीडिंग ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। ये भी क्वेश्चन आपके आए। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारत राष्ट्र कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये दोनों आप इसे नोट करो। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये यहाँ से मोमेंट बनता है, क्योंकि बीपीएससी डीप क्वेश्चन पूछता है। तो जब 4 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी की घटना हो गई थी, जितने उसको पुलिस कर्मी को बीच में जला के जेल में मतलब आग लगा दी थी लोगों ने, उग्रवादियों ने अपने यूपी के, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक भाई। जिसके अंदर में क्या हुआ, जब चोरा चोरी की घटना, उसमें लॉर्ड रीडिंग जो था, यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश भारत के वायसरॉय थे, और चित्तरंजन दास 1922 में ये कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मेरे भाई चित्तरंजन दास थे। इसी के आने के बाद 1923 में इन्होंने 1 जनवरी को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। समझ आ रहा है मेरे भाई? अभी भी लाइक नहीं कर रहे तो क्या करोगे, ठीक है। इतनी गारंटी है, चाहे आप तैयारी 4 में बैठोगे, चाहे आप स्टेट में बैठोगे, चाहे आप बीपीएससी में बैठोगे, चाहे आप बिहार के एसएससी सीजीएल 4 में बैठोगे, एयूडीओ के जीएस में बैठोगे, भाई 110% जीके जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भाई मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा जो रियल होगा। खाम का इतना समय भाई मेरे पास भी नहीं है। देखो भाई, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ये आपको पता होगा, क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, ठीक भाई। रासायनिक परिवर्तन, जिसमें 5 तरह के रासायनिक परिवर्तन पढ़ा आपने, कंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन, डबल कंपोजिशन होता है, ये सारी चीजें। तो मेरे भाई देखो, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, उसमें तो आप जानते हो ऑक्सीजन का रिलीज होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। ये आपके पास वियोजन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला, तो इसे वियोजन प्रक्रिया कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखो, ये भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस है। फिर आपके डीएनए का कौन सा हिस्सा प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? डीएनए से साइंस के बायो वाले टॉपिक में, जो आपके जीव विज्ञान वाले टॉपिक है, ये बीपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है, और यहाँ पे आईएनएम वाला है ना, इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? ये आपके पास जीन होता है, और डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स किट ने की थी। कब की थी? 1953 में। क्या था? इसको नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। डन मेरे भाई। नाभिक के रिएक्टर में D2 का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? देखो भाई, ईंधन के रूप में, जो नाभिक के रिएक्टर होता है परमाणु वाला, उससे मंदक के रूप में किया जाता है। और D2O को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या भाई? यहाँ बोलते हैं ड्यूटेरियम, D2 को, और इसे भारी जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी जल। इसको याद रख लो, D2 को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऐसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम है ना भाई, कैसे है हिंदी में? यहाँ पे ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम भी कहते हैं इसको, यहाँ पे दे सकते हो D2 को। समझ आ रहा भाई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे, हवा में नमी पाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का हजारों बार फेवरेट सवाल रहा है। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आपने देखा बोरोमीटर का किस चीज के लिए यूज किया जाता है? आप क्या कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई? ये क्वेश्चन है, ये लेवल है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इधर उधर के चक्कर में मत रहो, फटाफट से इस तरह के क्वेश्चन करो। और भी कमेंट होंगे तो आपको मैं पूरा पेपर ही सेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से हिंदी के भी पेपर उसके अंदर में। अब देखो, ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की, भाई है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a² होता है। और जब इनका हाइट निकालोगे तो √3/2 और a हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रख लो, समझे मेरे भाई? तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, कभी भी मैथ्स में आपको इधर नहीं जाने को होता है, इतने में ही टिक लगाओ, समझे मेरे भाई? उसके बाद आपके सामने ये भी नहीं आंसर ही हो जाए, क्योंकि ये रूट पलट जाता है, ठीक है। आप बोलो तो मैं डिटेल मैथ्स का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, डोंट वरी। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है? क्लास 9th के साइंस का पेपर है, जो अभी भी मैं बेसिक में पढ़ाता हूं, आपको पता होगा हमारे वहां पे क्लासेस चलती है 9th से लेके 12th तक, प्योर एनसीईआरटी है भाई। तो ये सारी चीजें आपके साथ इसी लेके आ रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब मैंने देखा जीके जिसमें बहुत बच्चे अटकते हैं, इसलिए भाई मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई एसएसपी शिक्षा हम अपने बिहार में उतरेंगे और डंका बजाएंगे। बस आप लोग को प्लीज सपोर्ट चाहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। सिलेक्शन 110% पक्की है, ये मेरी गारंटी आपके सामने। तो देखो, कोशिकाओं में कौन सा भाग जो है जंतु कोशिका नहीं है? देखो, केंद्रक ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, मतलब कि सेल वॉल नहीं होता है, ठीक भाई। आगे देखो, हम जो भोजन करते हैं उसे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? जो भी हम भोजन करते हैं, माल्टोज शर्करा, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखो। पेड़ पौधा इसके स्टार्च के फॉर्म में कंजर्व करता है। ये भी क्लास 9th के ही सवाल है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र परिषद की सूची दी गई है? ये आपके एयूडीओ के जितने भी वैकेंसी लास्ट प्रीवियस पेपर में आए थे वो सारे आपके सामने। पीछे पेपर देख ले आपने कैसा है भाई, इतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं। मैं रियलिटी बोलता हूँ, समझ रहे हो? आपको सच को थोड़ा समय लगता है सामने आने में, बट आप बिलीव करो, अगर सिलेक्शन चाहते हो ना मेरे भाई, क्योंकि 935 सीट है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, दुनियादारी इसको मतलब नहीं। आप बस सब्सक्राइब करो और इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने करने के लिए तैयार हो, समझे भाई? संविधान के जो अनुसूची आई थी पहले, आप जानते हो जब संविधान हमारा बना था, संविधान कब बना था मेरे भाई? ये देखो, ये 26 नवंबर क्या था, 26 नवंबर 1949 को बन के
तैयार हो गया था और जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू कर दिया था। इनको बनाने में आप जानते कितने, यहाँ पे 2 साल है ना, 2 ईयर, 2 साल 11 मंथ और ये 18 दिन लगे थे। ये सारी चीजें बेसिक चीज बताएं। उस समय में कितने अनुसूची थी, 8 थी, बट आज कितने हैं, ये 12 अनुसूची है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो केंद्र को, भारत को राज्यों पहले अनुसूची में इन्होंने रखा है। तो संविधान के अनुसार अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है पहले में। किसमें भाई, पहले में। आपके सामने एक्सप्लेनेशन, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची शामिल है, पहली अनुसूची में शामिल है। और भारतीय संविधान में कितने, 12 अनुसूची। पहले शुरुआत में कितने थे, 8 थे। अब देखो किस किस में कौन कौन सा अनुसूची आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है 1952 दल बदल वाला, है ना। अगर क्लास 12 की आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, आया राम गया राम, एक दिन में 3 पार्टी उसने चेंज की थी, याद रखना 1967 के इलेक्शन में। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आपके सामने 11 वाला पंचायत, और ये आपने देखा होगा ये आपके 73 अमेंडमेंट में है, और ये वाला जो है आपके 74 अमेंडमेंट मतलब संशोधन में है। ये 1992 की बात करता है और ये आपके 1993 की बात करता है। ठीक है भाई, ये आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज आप जानते हो आर्टिकल 18 की बात करता है। एक बार चेक कर लेना आर्टिकल इसका। देखो अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, अनुसूची 1 में आपके पास टेरिटरी क्षेत्र की बात करता है, इंडोल में वेतन भत्ते की बात करता है, 3 में आपके ओथ शपथ की बात करता है, 4 में राज्यसभा की बात करता है, 5 में शेड्यूल एरिया की बात करता है, 6 में शेड्यूल अदर एरिया की बात करता है, फेडरल संघीय संरचना की बात करता है, पेपर में आता है मेरे भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। ये सारी चीज 12 में म्युनिसिपल, मैंने आपको बता दी। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टीयर्स मतलब आंसू, ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टी से पहला टेरिटरी, ई से आपका इनरोलमेंट, ए से आपका अफर्मेशन जो ओथ होता है, आर से आपका राज्यसभा, एस से आपका शेड्यूल एरिया, ओ से आपका अदर शेड्यूल एरिया, एफ से आपका फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से फिर से अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से आपके पास क्या होगा, लैंड रिफॉर्म की बात आती है, फिर डी से आपके पास डिफेक्शन क्षेत्र वाला, पी से आपका पंचायत और एम से आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र को किससे प्रसिद्ध मंत्र प्राचीनतम घटना से लिया गया। आप जानते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी नहीं है, अर्थवेद नहीं है, मनुस्मृति नहीं है, लेकिन क्लास 12 में मनुस्मृति की बहुत बात की गई है। मनुस्मृति के अंदर काफी सारी चीजें पेपर में आएगा। ये आपके ऋग्वेद में बात की गई है। ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ये आसान क्वेश्चंस है। अब आगे देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आप जानते हो कि जो भारत में अभी जो हमारे पास 28 राज्य है, कितना मेरे भाई, 28 राज्य है और 8 यहाँ पे यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, और उनमें पंचायती राज नहीं है, वो आपके पास दिल्ली में नहीं है। समझ आ रहा मेरे भाई यहाँ पे। तो अब एक पॉइंट और याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी केबीसी हुआ, जिसमें कि यूपीएससी जो क्वालिफाई किया था, सीएसएफ के जो जवान थे 2017 में मेरे भाई, उससे क्या पूछा था 1 करोड़ के सवाल के लिए कि भाई बताओ दिल्ली को किसने बनाया था। एडविन लुटियंस ने बनाया था भाई, ये हम सबको पता था, लेकिन भाई ने हेल्पलाइन लिया था क्योंकि वो पुराने पढ़े लिखे थे, मतलब काफी ओल्ड हो गए थे वो सारे। ठीक है भाई, तो ये देखो पंचायती राज नहीं है, ये आपके दिल्ली में नहीं है। यहाँ पे 11 जिला है। कितना भाई, यहाँ पे 11 जिला है। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, बिहार में अभी कितने जिला है। आप लोग कमेंट करके बताओ, जिनका सच हो गया वो सच में पास है, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए आपको मेरे भाई। तो देखो भाई, दमन द्वीप ये अभी आपको गुजरात वाले एरिया में मिलेगा, इस वाले एरिया में ये सब नहीं है, लेकिन एक याद रखना, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देश का सर्वोच्च न्यायालय या न्याय दोनों यहीं पे है। और देखो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी स्वशासन है। यह प्रणाली 73-74 संविधान संशोधन 1992 में बताया। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ऐसे राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, है ना भाई। देखो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, ये पॉइंट आपको याद रखना। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य है जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। वो राज्य होके भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है, नागालैंड, मिजोरम और आपके पास एक मेघालय। ठीक है भाई, यहाँ पे पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इतनी सारी चीजें। तो मुझे ये बता दो, भारत के जो निर्वाचन आयोग होता है, जो आपके पास निर्वाचन आयोग होता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, 322 में, 324 में, 326 में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट से मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये भी आपके 10th के सवाल है। जानते फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं इसको, समझे भाई। मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव आंख होती है, सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे रेटिना पे बनता है। और जो नॉर्मल विजन होता है, जो आपके पास एक जो नॉर्मल विजन होता है, वो
आपके पास 25 सेंटीमीटर होता है और 2.5 मीटर और 0.25 सेंटीमीटर ही वैसे क्वेश्चन में आता है। अगर वैसे करो तो 25 मीटर में आता है। ये आपके नॉर्मल विजन होता है जितने हम क्लियर से देख सकते हैं। उसमें दो तरीके का बीमारी होते हैं, तो मायोपिया होता है, एक हाइपरमायोपिया होता है, दूरदृष्टि निकट दृष्टि, जिसमें कि आपके उत्तल लेंस लगते हैं, एक अवतल लेंस लगते हैं। ये भी चीजें हैं आपको 10th के पूरी एनसीईआरटी करवा दूंगा, एक भी पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी चीजें समझ आई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आए तो फिर तो आप मतलब भीड़ का हिस्सा हो सकते हो मेरे भाई। बस एक ही है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो एसएसपी शिक्षा को, एक मेरा नया इनिशिएटिव है। और एनसीईआरटी बैच आपके 1000 क्वेश्चन ऐसे जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन, मतलब कि मान लो इसका 110% 10 से 15% पेपर फंस जाएगा आपके। एनसीईआरटी बैच सभी बिहार परीक्षा के लिए ये आपकी सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो डोंट वरी मेरे भाई, बस करना कि आपको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त में शेयर करना है, जल्दी जल्दी चैनल को आगे बढ़ाना और आप लोग का सपोर्ट रहा तो भाई बिहार में आप लोग का एक सीट हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। इसलिए टेंशन ना लो। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही, जो भी चीज की दिक्कत हो आप कमेंट कर बताओ, रीजनिंग की, मैथ, एसएसटी, जीके, जीएस, व्हाटएवर व्हाट यू वांट, जो भी चीज चाहते हो आप मुझे कमेंट कर बताओ, आपको वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।